वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। आम्र वर्षा किन 2 राज्यों से जुड़ी है? मैंगो शावर्स आर एसोसिएटेड विद विच 2 स्टेट्स? ए केरल और कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश और बिहार, सी केरल और आंध्र प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका सही जवाब है केरल और कर्नाटक। आम्र वर्षा के बारे में और कुछ बातें। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक राज्यों से जुड़ी है। आम्र वर्षा मानसून से पहले की बारिश होती है। यह गर्मी के मौसम के अंत में होती है। इसे अप्रैल की बारिश या ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। यह बारिश गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। आम्र वर्षा दक्षिण भारत के आम की खेती करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम्र वर्षा को केरल में मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी और असम में बारदोली छिरहा के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे चेरी ब्लॉसम शॉवर या कॉफी शॉवर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हिंदी नॉवल राग दरबारी? ए श्रीलाल शुक्ला, बी राहुल सांकृत्यायन, सी प्रेमचंद, डी काशीनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ला। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के बारे में और कुछ बातें। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला है। यह उपन्यास साल 1968 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी एक व्यंग्यपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास शिवपालगंज नाम के गांव के जरिए आज़ादी के बाद के भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था वगैरह पर सवाल उठाता है। इस उपन्यास में भारतीय शासन व्यवस्था और व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद वगैरह को उभारा गया है। श्रीलाल शुक्ल की कुछ और रचनाएं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय बाबर एट चंदेरी इन 1528? ए मेदिनी राय, बी चंद्रसेन राठौर, सी पृथ्वीराज चौहान, डी दुर्गादास राठौर। इसका सही जवाब है मेदिनी राय। साल 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय बाबर के हाथों पराजित हुआ था। यह युद्ध मध्य प्रदेश के चंदेरी के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय ने 5000 राजपूतों के साथ किले का फाटक बंद कर दिया था। बाबर ने रात में चंदेरी के निचले किले पर कब्जा कर लिया था और अगली सुबह ऊपरी किले पर कब्जा कर लिया। मेदिनी राय की मृत्यु की खबर सुनकर रानी मणिमाला ने 1600 से ज्यादा वीरांगनाओं के साथ जौहर कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इस युद्ध में बाबर की जीत से मुगल साम्राज्य का मालवा की ओर विस्तार हुआ। बाबर ने कई और युद्ध लड़े थे, जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? विनेश फोगाट became the first Indian female wrestler to win how many medals in the World Championship? A 6, B 5, C 2, D 3। इसका सही जवाब है 2। विनेश फोगाट के बारे में और कुछ बातें। विनेश फोगाट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट से जुड़ी कुछ और खास बातें। विनेश फोगाट हर एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। विनेश फोगाट रियो और टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी।
विनेश फोगाट को भारत सरकार ने कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में कांस्य जीते। विजेंद्र सिंह वन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स। ए 2004, बी 2012, सी 2008, डी 2016। इसका सही जवाब है 2008। विजेंद्र सिंह के बारे में और कुछ बातें। विजेंद्र सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। विजेंद्र सिंह ने मिडिलवेट कैटेगरी में यह पदक जीता था। विजेंद्र सिंह से जुड़ी कुछ और खास बातें। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवास गांव में हुआ था। विजेंद्र सिंह को साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विजेंद्र सिंह ने 2006 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीते थे। साल 2010 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। इसका सही जवाब है केरल। सड़कों का घनत्व के बारे में और कुछ बातें। सड़क घनत्व का मतलब है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का घनत्व 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि केरल में यह 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। वहीं देश का औसत सड़क घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली, असम और गोवा जैसे राज्यों में भी सड़क घनत्व ज्यादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज लिपुलेख पास लोकेटेड? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा के बारे में और कुछ बातें। यह दर्रा भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट पुरंग शहर से जोड़ता है। यह कैलाश और मानसरोवर के तीर्थयात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है। नेपाल के पास दर्रे के दक्षिणी किनारे पर दावे हैं, जिसे कालापानी क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचारिता वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। हर्षचरित के बारे में और कुछ बातें। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे। वे भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तराधिकारी कौन बने? Who succeeded Pandit Jawaharlal Nehru as the Prime Minister of India? A. Lal Bahadur Shastri, B. Indira Gandhi, C. Morarji Desai, D. Gulzari Lal Nand। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी और अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। नेहरू ने उदारवादी समाजवादी आर्थिक सुधारों को लागू किया और भारत को औद्योगिकीकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? What is the name of the mascot of the 37th National Games? A. जेली, B. पंडी, C. ओली, D. मोगा। इसका सही जवाब है मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के बारे में और कुछ बातें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा है। जून 2023 में इसका अनावरण किया गया था। मोगा एक भारतीय बाइसन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ और जानकारी। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा के मडगांव में आयोजित किए गए। इन खेलों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में 43 तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस व्यक्तिगत कार्यक्रम में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत ने पहला ओलंपिक पदक जीता? In which individual event, independent India won the first Olympic medal at the Helsinki Olympics? A. तीरंदाजी, B. मुक्केबाजी, C. कुश्ती, D. भारोत्तोलन। इसका सही जवाब है कुश्ती। हेलसिंकी ओलंपिक के बारे में और कुछ बातें। स्वतंत्र भारत ने हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती के व्यक्तिगत कार्यक्रम में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था। खाशाबा दादा साहेब जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पुरुषों के बैंटमवेट 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता था। जाधव बचपन से ही कुश्ती के शौकीन थे और उनकी बेहतरीन तकनीक ने उन्हें कई राष्ट्रीय खिताब दिलाए थे। उन्हें 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति पुरस्कार और 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की चोटी का उदाहरण है? Which of the following is an example of a peak of eastern Ghats? A. डोडा बेट्टा, B. महेंद्रगिरी, C. गुरु शिखर, D. अनामुडी। इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की चोटी के बारे में और कुछ बातें। पूर्वी घाट की चोटियों के कुछ उदाहरण ये रहे: महेंद्रगिरी, छिंडागड़ा, अरोयाकोड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 1501 मीटर 4925 फीट की ऊंचाई पर है। महेंद्रगिरी पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। यह पहाड़ी अपने पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। पूर्वी घाट की कुछ और चोटियाँ। झिंडागड़ा, यह चोटी विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। अरोयाकोड़ा, यह चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 1680 मीटर है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है। वहीं पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना में हुई थी? The All India Muslim League, popularly known as the Muslim League, was founded in A. 1906, B. 1910, C. 1904, D. 1908। इसका सही जवाब है 30 दिसंबर 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में और कुछ बातें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसकी स्थापना ढाका, ब्रिटिश भारत, अब ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में तैयार किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इस लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। इस लीग का मुख्यालय लखनऊ था। इस लीग का विघटन 15 दिसंबर 1947 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ए. विलियम डिग्बी, बी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी. M.G. रानाडे, डी. दादाभाई नौरोजी। इसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश के बारे में और कुछ बातें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब को दादाभाई नौरोजी ने लिखा था। यह किताब साल 1901 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के तहत भारत से धन निकाला गया ताकि ब्रिटेन के उद्योगों को वित्त पोषित किया जा सके। इस सिद्धांत को धन की निकासी के नाम से जाना जाता है। दादाभाई नौरोजी ने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए विनाशकारी और निरंकुश था। दादाभाई नौरोजी के बारे में कुछ और बातें। दादाभाई नौरोजी को लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म बिशप इज रिलेटेड टू विच गेम? ए. गोल्फ, बी. बास्केटबॉल, सी. शतरंज, डी. हॉकी। इसका सही जवाब है शतरंज। बिशप के बारे में और कुछ बातें। बिशप शब्द शतरंज से जुड़ा है। शतरंज में बिशप एक मोहरा होता है जो विकर्ण के साथ चलता है। शतरंज में हर खिलाड़ी के पास 2 बिशप होते हैं।
सफ़ेद खिलाड़ी के लिए बिशप शुरुआत में C1 और F1 वर्ग पर होते हैं। काले खिलाड़ी के लिए बिशप शुरुआत में C8 और F8 वर्ग पर होते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।